नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। स्वतंत्रता संग्राम की बातचीत जारी थी और हम पहुंच गए थे 1917 में, जहां पर मॉन्टेग्यू की घोषणा के संबंध में हमने बात की थी। मॉन्टेग्यू की घोषणा 20 अगस्त 1917 को आई और भारत सचिव की इस घोषणा में ये कहा गया कि भारतीयों को क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन प्रदान किया जाएगा। और इस तरह की ये पहली डिक्लेरेशन थी, ये पहली ऐसी घोषणा थी जो ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा भारतीयों के लिए की गई, जहां पर एक उम्मीद बंधती है कि शायद अब अंग्रेज भारतीयों को प्रशासन में एक मुख्य भूमिका देने की स्थिति में है। और ऐसी संभावना की गई कि जो उदारवादी पक्ष था वो इस संभावना को बहुत बड़ा मानता था और इस वजह से उन्होंने ब्रिटिश राज को भारत के लिए वरदान के रूप में स्वीकार किया। जबकि यहीं पर जो उग्रवादी थे वो बड़े नाराज़ थे, उनको लगता था कि ये अंग्रेज़ों का कोई छल कपट है और उनकी ये भाषा जो है ये निश्चित रूप से पहले विश्व युद्ध की वजह से एक दबाव के कारण एक स्टेटमेंट मात्र है। इसके बाद अंग्रेज़ भारतीयों के पक्ष में कुछ भी ज़्यादा करने वाले नहीं है। अब मॉन्टेग्यू की घोषणा कहाँ सक्सेसफुल होती है ये तो भविष्य बताएगा, परंतु उससे पहले ही कांग्रेस विभाजन की स्थिति में चली गई और उस विभाजन की बातचीत हम पहले भी कांग्रेस के अधिवेशनों में कर चुके हैं कि 1918 में कांग्रेस का दूसरा विभाजन अस्तित्व में आ गया, जहां गर्म दल और नरम दल के नेताओं में ये मतभेद की स्थितियां रही और इस वजह से दोनों की कार्यशैली हमेशा ही पृथक दिखाई देती है। इसी बीच महात्मा गांधी का पदार्पण हो चुका था। 1915 में महात्मा गांधी आए और अब उनकी सक्रिय गतिविधियां हमें देखने को मिलती हैं और उन सक्रिय गतिविधियों में सबसे पहला जो उनका एक क्षेत्रीय आंदोलन है, किसान आंदोलन है, वो है चंपारण। चंपारण बिहार में 1917 की बातचीत। चंपारण बिहार, यहाँ पर कृषक आंदोलन में भाग लिया महात्मा गांधी ने और इस आंदोलन के लिए उनको आमंत्रित किया राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल जो थे ये इसी क्षेत्र के एक किसान बताए जाते हैं और उन्होंने महात्मा गांधी से निवेदन किया कि आप आइए और किसानों की समस्या को समाप्त करने के लिए एक आंदोलन विकसित कीजिए। इस आंदोलन के अंदर क्या डिमांड्स हैं, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर नील की खेती से संबंधित 3 कठिया पद्धति अस्तित्व में थी, ठीक है। और 3 कठिया पद्धति का मतलब क्या होता है आपको बताएं। हम लोगों ने बिस्वा शब्द कहीं सुना होगा, क्षेत्रीय संदर्भ में हम लोग बिस्वा शब्द सुनते हैं। बिस्वा का मतलब होता है जो 1 बीघा होता है, 1 बीघा ज़मीन जो होती है उसके 20 डिविजन्स किए जाते हैं, उसे बिस्वा कहा जाता है। और बिस्वा 20वां हिस्सा है और यहाँ पर 3 कठिया का मतलब 3/20 हिस्से पर अंग्रेज अनिवार्यतः किसानों से नील की खेती कराना चाहते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं नील का प्रयोग कपड़ों को बेहतर करने में, उनकी शाइनिंग बढ़ाने में, या यूँ कहिए कि सफ़ेद कपड़ों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। तो नील का प्रयोग यहाँ पर जो हो रहा है वो प्राकृतिक विधि से नील प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है अंग्रेज़ों के द्वारा और उसके लिए वो भारतीय किसानों को बाध्य कर रहे हैं। बाध्य करने के लिए उनसे हस्ताक्षर प्राप्त कर लेते हैं, उनको कुछ एडवांस मनी देते हैं कि आपको 3/20 भाग पर अनिवार्यतः नील की खेती करनी है। और आपको बताएं इसका दुष्प्रभाव ये था कि इस भूमि पर जहाँ पर नील की खेती हो जाती थी वो बंजर हो जाती थी, अर्थात वो भूमि और किसी उत्पादन के लायक नहीं रहती थी और इस वजह से किसान लगातार इस नील की खेती का विरोध कर रहे थे। इसी के साथ अंग्रेज़ों ने क्या किया है कि उन्होंने भारतीयों से अवैध वसूली भी स्टार्ट कर दी। अवैध वसूली का मतलब ये है कि अगर आपने नील की खेती नहीं की है या सारी शर्तों को नहीं माना है तो अंग्रेज़ों ने किसानों से बहुत सारा धन अवैध रूप से ले लिया, उनके पशुओं को कैप्चर कर लिया और ये बहुत इस तरह की स्थितियां हमें सुनने देखने को वहाँ मिलती हैं। तो इस 3 कठिया पद्धति का विरोध जारी था और इसका नेतृत्व किया अब महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी जब पहुँचे तो उनके साथ एक बहुत सारे लोगों का एक समूह था, उन सब ने प्रेरित किया और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। हम ये कहें
कि ये उनके भारत में किसी भी क्षेत्र में राजनीतिक जीवन में ये एक पहला आंदोलन विकसित करने का क्रम दिखाई देता है। इस आंदोलन में मुख्य भागीदारी अन्य साथियों की जो रही, राजेंद्र प्रसाद जी का योगदान रहा यहाँ पर, नरहरि पारिख, JB कृपलानी, ब्रज किशोर, इस तरह के जो अन्य साथी थे इनका भी हमें यहाँ पर योगदान देखने को मिलता है। मजहर उल हक, इनका भी योगदान यहाँ देखने को मिल जाता है। तो इन सब लोगों ने सपोर्ट किया। महात्मा गांधी ने प्रथम प्रयास किया और इस प्रयास के माध्यम से एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में महात्मा गांधी को लिया गया और महात्मा गांधी ने ये समझाने की कोशिश की कि जब अब ऐसी स्थितियां हो गई हैं कि मशीनों के माध्यम से भी नील का उत्पादन रंगों का उत्पादन संभव हो गया है। जो काम प्राकृतिक नील से हो रहा था वो यदि कृत्रिम रूप से केमिकल से हो रहा है तो इस तरह की आवश्यकता नहीं है। और आपको बताएं, ये कमेटी की सिफारिशों के आधार पर इस तिनकठिया पद्धति को समाप्त घोषित किया गया और यहाँ पर किसानों को एक बड़ी विजय प्राप्त हुई। ठीक है, इस बड़ी विजय में क्या मुख्य बातें निकल कर आई कि जो भी अवैध वसूली थी उसका 25% लौटाया गया, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट रहता है। और दूसरा ये कि उस तिनकठिया पद्धति के जो फाउंडेशंस थे या यूँ कहिए कि किसानों का जो दमन किया जा रहा था उसे कहीं ना कहीं स्टॉप कर दिया गया। इस पहले आंदोलन की सफलता से रविंद्रनाथ टैगोर बड़े प्रभावित हुए और यहीं उन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और यहाँ से आपको याद रखना है कि इस प्रथम आंदोलन, क्षेत्रीय आंदोलन की सफलता पर ये उपाधि प्रदान की गई। हालांकि आपको बताएं, NG रंगा जैसे कुछ लोग जो थे उन्होंने इस आंदोलन का विरोध भी किया है। ये ध्यान रखना है, कई बार नए क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि किसने विरोध दर्ज कराया। तो NG रंगा जो थे उन्होंने यहाँ पर विरोध दर्ज कराया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। यही मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी को बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा था और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ये आप इसमें एडिट कर लेंगे और इस तरह से ये आंदोलन विकसित हुआ था। इसमें एक व्यक्ति का नाम मैं और ऐड करना चाह रहा था, महादेव देसाई। और मैं आपको बता दूं, महादेव देसाई जो थे वो महात्मा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी रहे, व्यक्तिगत सचिव रहे। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, प्रश्न भी हमसे पूछा गया। तो इन सब लोगों का योगदान और बिहार के क्षेत्र में महात्मा गांधी का पहला क्षेत्रीय आंदोलन और पहली क्षेत्रीय सफलता। आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं गुजरात में, क्योंकि महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम गुजरात में और गुजरात में ही उनकी मुख्य गतिविधियां हमें देखने को मिलती हैं। तो इसके बाद महात्मा गांधी ने जिस आंदोलन का नेतृत्व किया वो किसानों के स्थान पर मजदूरों का आंदोलन था और ये था अहमदाबाद मिल मजदूर मामला। इस अहमदाबाद मिल मजदूर मामले में मार्च 1918 में महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया। और यहाँ पर क्या स्थिति थी आपको बताएं। यहाँ पर एक विषय था कि जो अहमदाबाद में कपड़े की मिलें हैं उन मिलों में जो मज़दूर थे वो प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे। प्लेग बोनस से अभिप्राय क्या था कि ऐसा काफ़ी बार होता था जब अहमदाबाद में या ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर बहुत सारी मिल है वहाँ पर प्लेग की वजह से मिलों को बंद करना पड़ता था। और जब मिलों को बंद करना पड़ता था तो उसके बदले में मज़दूरों को बाद में जाकर प्लेग बोनस दिया जाता था। यदि उनको प्लेग बोनस नहीं दे तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था, सरवाइव करना, जीवित रहना भी मुश्किल हो जाता था। इस वजह से प्लेग बोनस का एक रूल बना हुआ था। आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि इस तरह का एक नियम था जिसके तहत प्लेग बोनस दिया जाता था और उस प्लेग बोनस की मांग मजदूर कर रहे थे और शुरू में इनकी मांग थी कि हमें 50% प्लेग बोनस दिया जाए। ठीक है, फिर महात्मा गांधी को जब इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया तो महात्मा गांधी ने इनको समझाते हुए कहा कि 35% बहुत है,
35% प्लेग बोनस की मांग। महात्मा गांधी के नेतृत्व में मजदूरों ने कितने प्लेग बोनस की मांग की? तो 35% की। और मिल के मालिक जो थे, कारखानों के जो मालिक थे, वो कितना देना चाहते हैं? 20% देना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस था और इस डिफरेंस को फिल किया गया और फिल करते हुए ये जब मांग की गई, पूरी तरह से एक आंदोलन विकसित कर दिया गया, तब जाकर मिल मालिक जो है इस चीज़ के लिए तैयार हो गए और उन्होंने 35% ही प्लेग बोनस देने को एग्री कर लिया, स्वीकृति प्रदान कर दी। और इस तरह से मजदूरों के इस मामले में भी महात्मा गांधी अपनी दूसरी क्षेत्रीय सफलता के साथ दिखाई देते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अम्बालाल साराभाई जो थे, उनकी बहन अनुसुईया बेन ने इस आंदोलन में महात्मा गांधी को हेल्प की है, सपोर्ट किया है पूरी तरह से, परंतु अम्बालाल साराभाई जो थे वो यहाँ पर सपोर्ट में नहीं है, कहीं ना कहीं ये विरोध की स्थिति में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस आंदोलन में, इस मजदूर आंदोलन में महात्मा गांधी को अनुसुईया बेन का बड़ा सहयोग मिला और गुजरात में उनकी ये प्रथम क्षेत्रीय सफलता आप देख सकते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी रुके नहीं हैं और इसके एक और संदर्भ में हम उनके बारे में बात कर सकते हैं 1918 में, और वो 1918 का उनका 1918 का दूसरा और ओवरऑल उनका तीसरा क्षेत्रीय आंदोलन यहाँ पर दिखाई देता है और वो है खेड़ा सत्याग्रह। कुछ इतिहासकार तो केवल ये मानते हैं कि ये सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग खेड़ा में ही किया गया। ये किसान आंदोलन था और किसान आंदोलन खेड़ा गुजरात में क्यों हुआ? आपको बताएं, यहाँ पर अकाल की परिस्थितियाँ थी और इन अकाल की परिस्थितियों में भी अंग्रेज पूरी तरह से टैक्स इकट्ठा करने में लगे हुए, दमन के माध्यम से वो टैक्स इकट्ठा कर रहे थे। ठीक है, और कहीं कहीं तो ये भी सुनने में आता है कि वो टैक्स को बढ़ाने की बात भी सोच रहे हैं। अब यहाँ पर टैक्स को ज़बरदस्ती ले रहे हैं, जबकि इनकी एक जो राजस्व संहिता थी, आपको बताएं, एक राजस्व संहिता के हिसाब से ये था कि यदि 1/4 से भी कम उत्पादन होता है किसी खेत में, यदि 1/4 से भी कम उत्पादन होता है, 1/4 से भी कम उत्पादन होता है, कम प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पर पूरी तरह से टैक्स फ्री करने की बात आचार संहिता, ये जिसे राजस्व संहिता कहे, इसमें थी टैक्स फ्री। राजस्व संहिता के हिसाब से 1/4 से कम उत्पादन होगा तो किसान क्या होगा? टैक्स फ्री होगा, अर्थात उसे टैक्स चुकाने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर स्थिति 1/4 से भी कम उत्पादन वाली थी, परंतु फिर भी अंग्रेज यहाँ पर कोई रियायत नहीं दे रहे थे। और जब ऐसी रियायत नहीं मिल रही थी तो इन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का प्रयोग किया और इस सत्याग्रह के प्रयोग के माध्यम से महात्मा गांधी को यहाँ पर भी सफलता प्राप्त हुई। सफलता इस तरह से प्राप्त हुई कि यहाँ पर भी उसी तरह का अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक माहौल बना और किसानों से ने संगठित होकर इस सारे मामले में अपने पूरा कंट्रीब्यूशन दिया, महात्मा गांधी के नेतृत्व को बल दिया और यहाँ पर भी अंग्रेज़ों को झुकते हुए ये स्वीकार करना पड़ा कि अब जो टैक्स है वो प्राप्त नहीं किया जाएगा। जो केवल सक्षम होंगे या जिनका उत्पादन 1/4 से ज़्यादा होगा, केवल वही टैक्स देंगे, उससे कम वाले टैक्सेस नहीं देंगे। इस तरह की बात डिक्लेयर की गई। और आपको बताएं, इस खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी का जो सहयोग है वो मुख्य रूप से किन लोगों ने किया, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इंदुलाल याग्निक, ये प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं कि किस आंदोलन में उन्हें किसका सहयोग प्राप्त हुआ महात्मा गांधी को, तो यहाँ पर इंदुलाल याग्निक का नाम आपको ध्यान रखना है और उसके अलावा वल्लभ भाई पटेल। वैसे आपको ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप यदि देखेंगे तो बिहार वाले मामले में जो आपको सहयोगी दिखाई देंगे, चंपारण बिहार वाले में, तो वहाँ पर वो बिहार बंगाल के ही व्यक्ति मुख्य रूप से हैं। और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो गुजरात के ही व्यक्ति आपको दिखाई देंगे मुख्य रूप से सहयोग करते हुए। तो ज़्यादा रटने जैसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी का एक और सफल प्रयोग कहा जा सकता है। और 3 क्षेत्रीय सफलताओं के बाद अब वो तैयार हैं भारतीय रंगमंच पर एक राष्ट्रीय आंदोलन विकसित करने की स्थिति में।
और इस स्थिति में सबसे पहला आंदोलन जो विकसित करेंगे वो होगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, अब राष्ट्रीय संदर्भ में कुछ बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं और हम इम्पोर्टेंटली स्टार्ट करते हैं 1919 की घटनाओं को। 1919 की बात स्टार्ट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण वर्ष, यदि मैं ये कहूँ कि गांधी युग का प्रारंभिक वर्ष, तो कुछ गलत नहीं होगा। 1919 से ही महात्मा गांधी के युग की शुरुआत मानी जाती है। और यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट क्या था आपको बताएं। देखिए, अंग्रेज़ों का पूरा ध्यान प्रथम विश्व युद्ध पर था और पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में जो हुआ, उसके अंदर ऐसी स्थितियां हो गई कि राष्ट्रवाद की भावना बलवती होती गई और यूं कहिए कि होम रूल लीग आंदोलन या यूं कहिए तिलक और गांधी की विचारधाराओं की एकीकरण, कुल मिलाकर भारतीय बहुत मुख्य स्थिति में चले आए थे और अपनी मांगें मनवाने के लिए अंग्रेज़ों पर कंटिन्यू प्रेशर डाल रहे थे। क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ती चली जा रही थी, जन जागरूकता बढ़ती चली जा रही थी। ऐसी स्थिति में अंग्रेज भारतीय क्रांतिकारियों को कंट्रोल करना चाहते हैं और इसलिए इन्होंने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और इसके आधार पर एक एक्ट बनाया गया, एक अधिनियम बनाया गया जो मार्च 1919 में अस्तित्व में आया, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें रॉलेट एक्ट में क्या चीज़ थी? रॉलेट एक्ट में ये था कि किसी भी भारतीय को बिना कारण बताए जेल में डाला जा सकता है, बिना वारंट के जेल में डाला जा सकता है और बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसे जो रूल्स होते हैं जो मानवाधिकारों के अंतर्गत आ जाते हैं, उन सारों को यहाँ पर फॉलो करने की बाध्यता समाप्त हो जाती है। इसका मतलब अब कहीं पर भी बाध्यता नहीं है कि आप उनको बताएं कि उनको जेल में क्यों डाला गया। लोग जेल में, उनको ये नहीं पता वो क्यों आ गए। इसके अलावा रॉलेट एक्ट के द्वारा 3 सदस्यों वाली एक न्यायपालिका विकसित की गई और इस न्यायपालिका की जो विधि संहिता थी वो अपने आप में डिफरेंट थी, जिसमें जो सबूत, जो साक्ष्य थे, जो दिखते हुए साक्ष्य, उनको ही नकार दिया जाता था और इसके खिलाफ कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती थी। तो इसका मतलब रॉलेट एक्ट बहुत जिसे कहते हैं भारतीयों के लिए एक टफ कानून था। इसे काला कानून कहा गया, इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। और रॉलेट एक्ट की वजह से पंजाब के 2 प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इसका विरोध हुआ। पंजाब में बहुत सारी ऐसी आक्रामक गतिविधियां हुई जिसके अंदर इन दोनों की गिरफ्तारी का विरोध किया गया। और जब ये विरोध हुआ तो अंग्रेज़ों को लगा कि अब ये दमन आवश्यक है और वैशाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जो घटना घटित हुई उसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से हम लोग जानते हैं। और वो घटना यहीं से कहीं ना कहीं रिलेट करती हुई हमें दिखाई देती है। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात कर लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 के दिन जलियांवाला बाग अमृतसर में एक सभा आयोजित की गई और इसमें लगभग 20,000 लोग शामिल हुए। इन 20,000 लोगों, निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी और जब गोलियां चलवाई तो उस बाग में निकलने का एक ही गेट था। निकल नहीं पाए लोग, वहाँ पर कुआं था तो कुएं में कूद गए लोग और या फिर गोलियां लगी और कुल मिलाकर 1,000 प्लस लोगों की यहाँ पर मौत हो गई। 1,000 से ज़्यादा लोग मारे गए जलियांवाला बाग के इस हत्याकांड में। और इस हत्याकांड में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मरना अपने आप में अंग्रेजी प्रशासन की अत्याचारों की कथा सुनाता है। और अगर हम जनरल डायर की वाणी में सुने तो उन्होंने मरने वालों की संख्या 379 स्वीकार की। सरकारी आंकड़ों ने 379 बताया, जबकि 1,000 से ज़्यादा लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए। और इतनी बड़ी घटना जो थी वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। और इस वजह से आपको बताएं, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया, नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। इसी तरह से शंकरन नायर
बहुत इम्पोर्टेंट है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उस समय, और वहाँ पर पहुँचे हुए शंकरन नायर ने इस घटना के विरोध में इस्तीफ़ा दे दिया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य शंकरन नायर ने यहाँ पर इस्तीफ़ा दे दिया, और जब बात विरोध की बढ़ती चली गई, जनरल डायर की इस कृत्य का विरोध भारतीयों ने इतना ज़्यादा किया कि अंग्रेज़ सरकार को एक कमेटी नियुक्त करनी पड़ी, और उस कमेटी का नाम रखा गया हंटर कमेटी। हंटर कमेटी के नाम से एक कमेटी बनाई गई। इसमें 8 सदस्य थे, और इन 8 सदस्यों के नाम भी हमसे पूछ लिए जाते हैं। इसमें 3 भारतीय थे, उसका भी आपको ध्यान रखना है। इस हंटर कमेटी का जो बेसिक नाम था वो था डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी इसका नाम था, और हंटर इसके हेड थे, इस वजह से इसका नाम हंटर कमेटी भी बोल दिया जाता है। 8 सदस्य थे, इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। एक तो हंटर थे, राइस थे, स्मिथ थे, बरो थे और रस्किन। मैंने इनके शॉर्ट नेम इसलिए बताए आपको ताकि आपको याद करने में इजी होगा, क्योंकि याद होने चाहिए, आजकल एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। हंटर से स्टार्ट करना, रे से राइस, से स्मिथ, और फिर बरो याद रखना है, रे से रस्किन। 5 तो ये हो गए। इसके अलावा 3 भारतीय सदस्य थे, उनका नाम और उनका क्षेत्र भी पता होना चाहिए। चिमनलाल सीतलवाड़, इसके बाद थे जगत नारायण और शहजादा साहबजादा सुल्तान अहमद। ये 3 भारतीय सदस्य इस कमेटी के अंदर शामिल किए गए। इनका क्षेत्र मैं आपको बता दूं, चिमनलाल सीतलवाड़ जो थे ये तो बम्बई के थे। बम्बई में जो विश्वविद्यालय था उसके उपकुलपति थे। जगत नारायण जो थे इनका क्षेत्र था संयुक्त प्रांत, और संयुक्त प्रांत का मतलब आज की तारीख में हम बात करें तो ये थे यूपी के, ठीक है। और साहबजादा सुल्तान अहमद जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इनका मुख्य क्षेत्र जो था ये ग्वालियर के अधिवक्ता थे। ये ग्वालियर में अधिवक्ता थे। तो हमसे कभी ऐसा पूछ सकता है, डेप्थ के एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि कहाँ से ये 3 लोग लिए गए। अब इन 8 लोगों की कमेटी में जो फैसले लिए गए वो निश्चित रूप से अंग्रेज़ों के पक्ष में थे, और केवल इतना किया गया कि जनरल डायर के बारे में कहा गया कि उन्होंने जो किया है वो ज़रूरत से ज़्यादा है, इस तरह का इतना बर्ताव नहीं होना चाहिए था, वार्निंग देनी थी, 2-4 गोलियों से दे सकते थे। कुल मिलाकर जनरल डायर को पद मुक्त कर दिया गया, इंग्लैंड भेज दिया गया। अब इंग्लैंड भेजने के पीछे मूल उद्देश्य क्या था, अगर मैं कहूँ, स्पष्ट करने की कोशिश करूँ तो उसका मूल उद्देश्य ये था कि जनरल डायर को यहाँ पर बचाने की कोशिश की गई है, और उन्हें बचा लिया गया भारतीयों के आक्रोश से, और जो यहाँ से पद मुक्त उन्हें किया गया। तो ऐसा नहीं कि उन्हें कोई दंड दिया गया। जब वो इंग्लैंड गए तो वहाँ पर चंदा इकट्ठा करके उनको भेंट किया गया। उसके अलावा इंग्लैंड का एक बड़ा पुरस्कार, एक सम्मान है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, सम्मान की तलवार, ये भेंट की गई जनरल डायर को। और मैं कहूँ तो भारतीयों के साथ किसी भी तरह का न्याय यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा देखें कि इस पूरे घटनाक्रम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या भूमिका है। तो कांग्रेस की डिमांड ये रही कि हम अपनी अलग कमेटी बनाएंगे और इसकी जांच करेंगे। तो आपको बताएं, एक तहकीकात कमेटी बनाई गई कांग्रेस के द्वारा। जो कमेटी बनाई गई जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, उसे तहकीकात कमेटी के नाम से जाना जाता है। इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे मदन मोहन मालवीय, और कुछ और सदस्यों के नाम आपको बता दें महत्वपूर्ण: महात्मा गांधी, चितरंजन दास, जयकर। ये अन्य सदस्य हैं मोतीलाल नेहरू और अब्बास तैयब जी।
तो इस तहकीकात कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है? तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि जनरल डायर के द्वारा किया गया जो कृत्य है वो क्रूरतापूर्ण है। निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई, इतने लोग मारे गए, उचित नहीं है, उसे दंडित किया जाना चाहिए था, परंतु कुछ हो नहीं सकता क्योंकि ब्रिटिश राज है और अंग्रेज़ों ने बड़ी आसानी से और बड़े तरीके से ही जनरल डायर को इस पूरे घटनाक्रम में बचा लिया। तो इस सारी चीज़ों के साथ, इतने आक्रोश के साथ अब भारतीय राष्ट्रवाद पनपेगा, राष्ट्र के प्रति प्रेम पनपेगा और कहीं ना कहीं अब ऐसी स्थिति आने वाली है जहां पर एक बड़ा आंदोलन विकसित होगा जो खिलाफत की सीढ़ी चढ़ते हुए असहयोग तक जाएगा। इसकी बातचीत हम अगली क्लास में करने वाले हैं और किस तरह से महात्मा गांधी कुशल नेतृत्व करते हैं असहयोग आंदोलन का और कैसे वो एक छोटी सी घटना के आधार पर उसे बंद करते हैं, ये सारा डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।